लंबे समय के लिए खरीदना है, एक शॉर्ट लिस्ट कि भाई ये 4 खाने मुझे टिक करने हैं, तो इन 4 में एक वैल्यूएशन अभी नहीं बैठ रहा और बाकी क्या-क्या खाने जो हमेशा आपको 5 साल, 10 साल के लिए अगर कोई शेयर सोचना है, तो वो खाने ज़रूर टिक होने चाहिए। सबसे पहला मैं जो टिक करता हूँ वो है अपना फ्यूचर व्यू किस सेक्टर पे मेरा बनता है। सबसे ज़रूरी है कि आप सही सेक्टर में जाके बैठें। अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मैं टेक्सटाइल में भी बैठा जाके, मैंने केमिकल में भी जाके बैठा, बाकी सेक्टर्स में भी बैठा। वहाँ से समझ में आ गई कि मुझे टेक्सटाइल में बैठने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं वो सेक्टर व्यू ठीक नहीं गया। इसलिए आपको सही सेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी पोज़ीशनिंग सही सेगमेंट में होनी ज़रूरी है। पिछले 2 साल में मेरे साथ जितने लोग हैं उनके पैसे अच्छे इसलिए बन गए बिकॉज़ हमने ये सेंस किया और आपके चैनल पे ही रिपोर्ट वहाँ पे ओपन किया कि हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली हमने एंटीसिपेट की, जिस समय लग भी नहीं रहा होगा कि इतना अपसाइड हो सकता है क्या? हमेशा वो डाउट कास्ट कर रहा होगा जब वो रिपोर्ट हमने आपको आपके चैनल पे रिलीज़ किया था। तो हमने वहाँ पे पोज़ीशनिंग की। तो सेगमेंट में पोज़ीशनिंग होनी चाहिए जहाँ पे आपको अगले 2 से 5 साल की चाल समझ में आती है। ये 2 सबसे ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पे एक्शन होने वाला है, इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से वहाँ आपको बैठना है। जहाँ पे एक्शन हो रहा है, ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से वहाँ बैठना पड़ता है। तो एक आपका फ्यूचर टेंस है, एक आपका प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मतलब जो एक्शन हो रहा है, ट्रेड कीजिए, जाइए ट्रेड कीजिए, निकलिए। एक्शन होने वाला है, वहाँ पे बैठिए शांति से और उसमें लेके बैठे रहिए। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे लिए होता है ब्रांड पोज़ीशनिंग। ब्रांड पोज़ीशनिंग में मैं चुनता हूँ या तो एमएनसी हो। एमएनसी में क्या है, एमएनसी में क्या होता है, एक बाहर वाला भी आपके घर में आके बैठा रहता है और उससे आपकी ना बहुत बन नहीं सकती है। वो आपको हमेशा थोड़ा-थोड़ा पिन करके आपको रास्ते पे लाता रहेगा। इसलिए वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस का इश्यू नहीं हो सकता है, ओवरसाइट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे गवर्नेंस का इश्यू कम रहता है। इसलिए मैं एमएनसी में रहता हूँ। एक चाहता हूँ कि बाहर वाला घर में आके बैठा रहे और आपकी ज़िंदगी हराम करता रहे और आप गलत काम नहीं कर पाएँ। दूसरा, अगर आप डोमेस्टिकली जा रहे हैं, एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम ढूँढें, जिससे आपको समझ में आए कि इन्होंने अपना हिस्ट्री कैसा बनाया है। अब क्या है, आज 3 साल से आपके साथ मैं आपके शो पे काम कर रहा हूँ, तो 3 साल से जो लोग देख रहे हैं वो भी एक थोड़ा तो चरित्र समझ ही गए होंगे, पूरा नहीं भी समझे होंगे, थोड़ा तो समझ में आ ही जाता है। ब्रांड क्या है? आपका चरित्र है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो चीज़ समझिए, तो उसमें आपका एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम रहता है, तो एक समझ में आ जाता है थोड़ा। अगर मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री नहीं भी है, तो फिर उनके प्रमोटर्स की अपनी हिस्ट्री देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रमोट होते हैं, उसमें आपको लगता है ये हैं नए, लेकिन जब आप उनके प्रमोटर्स को देखते हैं, तो वो किसी एस्टेब्लिश्ड बैंक या फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट पोस्ट पे बोर्ड में रहे होते हैं, जो अब निकल के अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ से उनका ब्रांड गवर्नेंस इंश्योर कर सकते हैं। इन 3 तरीकों से आप कर लीजिए। उसके बाद इसके बाद ही शुरू होता है आपका कंपनी का अपना वैल्यूएशन पैरामीटर। ये जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो, मैं आगे बढ़ता ही नहीं उस स्टॉक को अपने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अपने पोर्टफोलियो में मैं 1000 चीज़ों की टेस्टिंग करता रहता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में नहीं जाएगा, अगर ये पैरामीटर जब तक इंश्योर नहीं हो। इसके बाद ही आपके पास वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन में आपको क्या देखना है? डेट इक्विटी हमेशा देखिए। अब डेट इक्विटी जब आप देखने जाएँगे तो आप बोलेंगे हाई डेट है, लो डेट है। देखिए कहीं-कहीं पे ना आप ये अब यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप ग्रोथ कैपिटल ज़्यादा ले सकते हैं। वहाँ पे आपका आरओआई बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होती है। तो जब आप एक ग्रोथ कैपिटल लेते हैं तो थोड़ा आप लिटिल हायर डेट टू इक्विटी कंपनीज़ में भी आप पोज़ीशन ले सकते हैं बिकॉज़ वो ग्रोथ कैपिटल है, ओके? वो धीरे-धीरे डेट को रीपे कर सकता है। दूसरा, कहीं पे अगर साइकिल किक होने वाला है किसी सेक्टर में, जैसे इकोनॉमी बेस्ड रहता है, 3 से 5 साल का साइकिल, उसके बाद साइकिल एक्चुअली किक ऑन होने वाला होता है। तो होता क्या है, अब जब आप शुरुआत में चुनेंगे, जैसे मेटल का साइकिल किक ऑन होने के पहले आपको टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू सब बहुत बड़ा डेट दिखेगा। लेकिन जैसे ही साइकिल आने लगा, पैसा बनने लगा, रियल एस्टेट कंपनी में पैसा बनने लगा, उन्होंने डेट को रीपे करना शुरू किया।
और डेट कम हो गया, तो शुरुआत में ही अगर सोच ले कोई कि हाई डेट कंपनी है, जाना ही नहीं है, बिना साइकिल को समझे, वो भी गलत डिसीजन हो जाएगा। तो डेट इक्विटी का भी डिसीजन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट इन जनरल किसी को प्रेफर करना है मेरे हिसाब से ज़ीरो टू लो डेट, सबसे पहले आपको पैरामीटर पे वहाँ देखना चाहिए। बाकी आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, उसको भी आपको अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर कर लेना चाहिए। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर रहता है, लेकिन पीयर ग्रुप के हिसाब से चलना चाहिए। प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा देखिए, कम से कम कुछ नहीं भी करके तो 15-20% का तो साल का प्रॉफिट कंपनी को कमाना चाहिए। अगर उतना भी नहीं कमा रहा है, तो फिर उसमें घुसने का मतलब नहीं बनता है। और मान लीजिए कि साइकिल नहीं है, तो नहीं है, कोई बात नहीं है। साइकिल आने वाला है, तो क्या पहले साइकिल में वो 20-25% का ग्रोथ देता था, वहाँ से आप रीड कर लीजिए, तो यहाँ पे भी साइकिल में आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैश फ्लो होना चाहिए आने वाले समय में, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट होना चाहिए। इंडस्ट्री में टॉप में नहीं भी तो एवरेज से बेटर प्रॉफिट मार्जिन तो ज़रूर बनाना चाहिए उसको। तो ये सब बेसिक पैरामीटर्स भी अगर आप इंश्योर कर लेते हैं, तो आप उसमें समझ सकते हैं। वैल्यूएशन पे जब आएँगे तो आपको प्राइस टू बुक देखना चाहिए, प्राइस टू बुक देख सकते हैं, ईवी/ईबिटा देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग देख सकते हैं। इसको भी कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि आप इन्हीं का पास्ट और प्रेज़ेंट कंपेयर करके फ्यूचर का समझ सकते हैं। या जो एनालिस्ट है, मैं सेक्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं एक-एक कंपनी का लेके पूरा 5 साल, 10 साल का कैश फ्लो प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ, उस तरह की एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ। मैं एडवाइज़र के हिसाब से काम करता हूँ, मेरी ज़िम्मेवारी है एक कॉर्पस पे एडवाइस करना, उस पे लोगों को पैसे बना के देना। मेरी ज़िम्मेवारी ये नहीं है कि एक कंपनी को पढ़ते-पढ़ते 3 महीना पढ़ के एक रिपोर्ट निकाल के देना, वो काम नहीं है। वहाँ पे जो करता है, वो एक कंपनी को डीप एनालाइज़ करता है और फिर आपको बताता है कि इसमें क्या है। हमारा वो काम नहीं है। हमको ये समझना है कि एक कंपनी अगले 5 साल तक कैसा ग्रो कर सकती है, अगर साइकिल आता है तो। पिछले से पैसे पहले कैसा ग्रो कर चुकी है। अगर है, तो वो भी ग्रो करेगी, उसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है, इंडस्ट्री का बेंचमार्क ले लीजिए, उसके अगेंस्ट उसको बिठा दीजिए। अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वहाँ से भी निकल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं राजीव जी, मैं इतने सारे तरीके इस्तेमाल करता हूँ कि मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कभी-कभी। सिंपल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मुझे बोलेंगे तो उतने पैरामीटर्स बताए, वैल्यूएशन में प्राइस टू इक्विटी, पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी/ईबिटा, डेट इक्विटी अलग से देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, इतना देख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। जी। चलिए, ये पाठशाला चलती रहनी ज़रूरी है बीच-बीच में, क्योंकि जब तक आप खुद चीज़ों को अपने तरीके से समझना नहीं करेंगे, तब तक आपको एक्सपर्ट्स की बातें भी नहीं सुनाई पड़ेंगी, समझ में नहीं आएँगी, क्योंकि वो तो अपनी भाषा में बोल कर के चले जाएँगे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं अगर उसकी एक बेसिक समझ आपको नहीं है, तो फिर सुनने का बहुत फ़ायदा भी नहीं मिलता है। ये मेरा अपना समझना है।